हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार को देखने वाले हैं, संपूर्ण मौलिक अधिकार को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर PDF की, तो रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। वीडियोज को अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा होगा, तो कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की। बात की जाए मौलिक अधिकार की, अर्थात फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल मूलभूत अधिकार, नाम से ही पता चल रहा है मूलभूत अधिकार, मतलब ये फंडामेंटल मूलभूत अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं। ये कम से कम ये अधिकार होने ही चाहिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सारे अधिकार होने ही चाहिए। और भारत के संविधान के द्वारा भी ये सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि जनता का संपूर्ण नैतिक विकास की बात करें या फिर आध्यात्मिक विकास या फिर बौद्धिक विकास, सबका विकास संपूर्ण रूप से हो सके। एक एक करके सारी बातों को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले बात की जाए तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है USA के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, दोनों बातें याद रखिएगा, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये न्याय योग्य है, अर्थात न्यायोचित है, वाद योग्य है, जस्टिसिएबल है। कहने का मतलब ये है कि राज्य के द्वारा अगर मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जाता है, मौलिक अधिकार को कम करने का प्रयास किया जाता है, या फिर मौलिक अधिकार के हनन की बात आती है, तो आप मतलब जो भी जनता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं मौलिक अधिकार की व्यवस्था को। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आगे भी हम देखेंगे, सारी बातें मैंने नोट किया हुआ है इस नोट्स में। उसके बाद हाँ, ये चूंकि न्याय योग्य है, जस्टिसिएबल है, इसलिए ये बात भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी का काम करता है। ठीक है। देखिए, ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने का समर्थन किया गया था। ये आज़ादी के पहले की बात है। किस रिपोर्ट के द्वारा समर्थन किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। ये नेहरू महात्मा जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 अधिकार थे। एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक, संपत्ति का अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। हाँ, 6 अधिकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो हो गया समता का अधिकार। इसमें समता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। फिर तीसरा बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ठीक, 3 हो गया। और 3 एक तो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और उसके बाद बात करें सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। 32 में बात कर ली जाए, सॉरी, छठे अधिकार की बात कर ली जाए तो संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। सारी बातें मैंने लिखी हैं, टेंशन आप नहीं लीजिए। संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, छठा जो अधिकार है, तो 6 अधिकार मैंने यहाँ पर लिखा है, टेंशन मत लीजिए। एक एक करके सारी बातें देखते हैं। अनुच्छेद 12 की बात की जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य का मतलब आप प्रांत नहीं समझिएगा जो अभी आप समझते हैं। राज्य की परिभाषा काफ़ी व्यापक परिभाषा है। राज्य की परिभाषा का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी? भारत की सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत की सरकार हो गई, संसद या फिर ये राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, विधानमंडल, ये सारी चीज़ें जो भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी अधिकारी आते हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा की बात की गई है। ठीक है। 13 की बात कर ली जाए,
अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत, मतलब मूल अधिकारों के खिलाफ, मूल अधिकारों के विरोधाभासी, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात की गई है। तो अगर इतना भी आप ध्यान में रखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये अनुच्छेद 13 जो है ना, अनुच्छेद 13 ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। जो भी मौलिक अधिकार है ना, उनके लिए एक सेफगार्ड के रूप में काम करता है अनुच्छेद 13। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है और उस एक्ट के द्वारा मूल अधिकारों का हनन किया जाता है या फिर कम करने का प्रयास किया जाता है, तो जिस हद तक वो कानून मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा, उतने हद तक के कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उतने हद तक कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए थोड़ी उस कानून की सारी बातें मूल अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक दो बातें भी मूल अधिकार के खिलाफ है, तो उन बातों को हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो सुरक्षा कवच के रूप में ये अनुच्छेद 13 बात करता है। खाली इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसी के तहत ये जो अनुच्छेद 13 है ना, अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, आगे हम देखेंगे। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। एग्जाम के परस्पेक्टिव से मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के रिस्पेक्ट में बात की जाए कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है क्या, अनुच्छेद 13। उसके बाद बात की जाए सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करता है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं समता के अधिकार। समता के अधिकार की बात कीजिए तो ये मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सबसे पहले 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है कि मतलब विधि के सामने, कानून के सामने सब कोई समान होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अनुच्छेद 15 की बात कीजिए तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 की बात करें तो लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। हाँ, आरक्षण वो अलग विषय है, लेकिन सामान्य रूप से बात की जाए तो अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये बोलता है। 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है अर्थात छुआछूत के अंत की बात करता है अनुच्छेद 17। ठीक, ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों कहने का मतलब ये है कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, जैसे नाइटहुड की उपाधि मिलती थी या फिर सम्राट की उपाधि, राजा की उपाधि, तो ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया, सबको समानता प्रदान करने के लिए। हाँ, कुछ एक उपाधियां हैं, एक्सेप्शन में है, जो अभी भी उपाधियां मिलेंगी, जैसे राज्य या फिर सेना या फिर विद्या संबंधी बहुत सारे सम्मान मिलते हैं, जैसे पद्मश्री सम्मान। ठीक, तो ये इससे बाहर रखा गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण या परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सारी बातें आप समझ रहे हैं ना। तो आप खाली ये ध्यान रखिए कि 18 के तहत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। उसके बाद आते हैं समता के अधिकार के बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, मतलब जो आपके मन में है आप उसको स्वतंत्रता से कहीं भी बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक, तो अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अन्य स्वतंत्रताओं को एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे वाक, ठीक है, मतलब स्पीच की, भाषण देने की, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज क में। तो 19(1) क ऐसे ध्यान में रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, वाक मतलब कहीं भी भाषण देने की, बोलने की एवं अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क के तहत। ठीक, और इसी के अंतर्गत जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो वाला जो अधिकार है ना, इसी के अंतर्गत मिलता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अखबारों की जो स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करें, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से व हथियार के बिना सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 19 के तहत ही मिलता है। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ख, तो खाली 19(1) ख ऐसे याद रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद संघ व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है 19(1) ग में। ठीक है, भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, माने फ्रीली मूव करने का अधिकार दिया गया है, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आप मूव कर सकते हैं 19(1) घ में। ठीक है, भारत में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19(1) अंगा के तहत। ठीक है, ये ABCD में अगर किसी को इंग्लिश में जानना है तो ये क की जगह पर A, ख की जगह पर B, ABCD ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए, वृत्ति अर्थात प्रोफेशन
व्यापार या कारोबार के स्वतंत्रता की बात की गई है। आप कोई भी प्रोफेशन धारण कर सकते हैं। प्रोफेशन मतलब जैसे टीचर का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, कोई भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, 19(1)(च) के तहत। ठीक, तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। विशेष रूप से आप ये ध्यान में रखिएगा, अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताओं की बात अनुच्छेद 19 में की गई है, और ये पहला वाला ध्यान में रखिएगा, ये पहला वाला। बाकी चीज़ें तो बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, ये ना ध्यान रखें, ना ध्यान रहे तब भी काम चल सकता है, बट ये और ये 19(1) का ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात की गई है, कन्विक्शन की बात की गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध किया है, मान लीजिए आज की डेट में किसी ने अपराध किया है, तो आज की डेट में उस अपराध से संबंधित जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि इस अपराध के तहत बाद में कोई कानून आता है तो उस कानून के तहत फिर से इसको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अपराध के टाइम में जो कानून है ना उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। और ये भी बात की गई है कि किसी भी अपराधी को एक बार ही सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि बार बार उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। और उस अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हैं, अनुच्छेद 20 के तहत ये सारे अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 21 की बात कर ली जाए तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक अर्थात पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। देखने में छोटा सा स्टेटमेंट लगता है, बट ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो अधिकार है ना, स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार सम्मिलित हैं। अब बहुत सारे वाद के बाद बहुत सारे अधिकार को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो खैर आगे हम देख लेंगे, फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21(a) की बात कर ली जाए तो इसको 86वें संविधान संशोधन 86th संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। 21(a) के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, मतलब मौलिक अधिकार में प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात कर ली जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है, डिटेंशन से संरक्षण की बात की गई है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि अगर उसको किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी के कारण जानने का उसको अधिकार है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार उसको है, और वो अपने लिए अपने इंटरेस्ट का वकील हायर कर सकता है, उसको अपने इंटरेस्ट के वकील हायर करने का अधिकार है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें जो छुट्टी का जो दिन है ना, अवकाश का दिन है, उसको नहीं गिना जाएगा, और आने जाने में जो समय लगता है उसको भी नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। खैर आप ये लाइन ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। देखिए, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। 23 में बात की गई है कि मानव के बलात् श्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर व दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। मानव के बलात् श्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, और मानव के दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक, इसका भी प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात किसी को भी बहला फुसलाकर या फिर मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम पैसे में खरीद कर उसको गलत काम में लगाना, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रतिषेध की बात की गई है, प्रोहिबिशन की बात की गई है। 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, नियोजन अर्थात 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं ना, ठीक, उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक, अनुच्छेद 24 के तहत ये बात की गई है। अब देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में देखें तो अनुच्छेद 25 के तहत बात की गई है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब जो अंदर की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है, अंतःकरण की और धर्म को, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से, मतलब बिना किसी रोक टोक के, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके आचरण करने अर्थात प्रैक्टिस करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक, अनुच्छेद 25 के तहत ये बात की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 में जो भी धार्मिक कार्य हैं उसके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले, देखिए आप खाली यहाँ ध्यान रखिए, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। संदाय अर्थात पेमेंट, मैंने जानबूझकर ये वर्ड इसलिए लिखा है ताकि क्वेश्चन में कभी ऐसा वर्ड यूज कर लिया जाता है तो आपको ये मतलब अजीब सा ना लगे। तो किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले अर्थात प्रमोट करने वाले, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आपको इसमें दिक्कत हो रही है, जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना हिंदी का उसको मैंने इंग्लिश में भी जरूर लिखा है हर जगह, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेज, मतलब जो भी टैक्स पे कर रहे हैं उससे फ्रीडम मिलेगी। किस टाइप के पेमेंट?
फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस वाले पेमेंट पर राज्य के द्वारा टैक्स देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसमें कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आप ये बातें ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें और कही गई हैं, लेकिन ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि राज्य के द्वारा ठीक है ना, राज्य द्वारा वित्त पोषित जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, सरकारी जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। जो नॉर्मल शिक्षण संस्थान है, नॉर्मल मतलब सरकार की बात कर रहा हूं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है नॉर्मल, या और धार्मिक शिक्षा की बात कर लीजिए, धार्मिक शिक्षा संबंधित जो शिक्षण संस्थान है, तो ये जो शिक्षण संस्थान है ना, ये राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो सकता है, जो सरकारी हैं। ठीक, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा सकती है, लेकिन धार्मिक वाले में ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्णतः वित्त पोषित नहीं होगा, सारा का सारा खर्चा राज्य सरकार नहीं उठाएगी, राज्य नहीं उठाएगी। ठीक है, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, ये तो मैंने बता ही दिया कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता इसको मिलता है, ये जो नॉर्मल जो शिक्षण संस्थान है, सरकारी शिक्षण संस्थान है। लेकिन धार्मिक शैक्षणिक संस्थान जो है ना, शिक्षण संस्थान है, धर्म से संबंधित जो शिक्षण संस्थान है, इसमें जो आर्थिक सहायता है वो मिल सकता है, आर्थिक सहायता उसको मिल सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा राज्य को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, आर्थिक सहायता राज्य पर निर्भर करता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है। सहायता का मतलब आप समझ रहे होंगे, पूर्णतः वित्त पोषित नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये जो नॉर्मल शिक्षण संस्थान की बात की जाए जो सरकारी है, ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और शैक्षणिक धार्मिक शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो ये भी राज्य द्वारा इसको मान्यता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रावधान ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। और उसके बाद लेकिन आपको विशेष रूप से यही ध्यान में रखना है कि 28 में बात की गई है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात, खाली यही ध्यान में रखिए आप, मैंने वो ऐसे ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात कर जाए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात की जाए तो 29-30 में इसकी बात की गई है, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों की, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के मौलिक अधिकार की बात विशेष रूप से किस अनुच्छेद में की गई है? 29-30 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 29 में बात की जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है, अर्थात उनकी जो भाषा है, लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, ठीक, इसके संरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात। ठीक है, अनुच्छेद 30 की बात की जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मतलब उनको खुद के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट बात करें संवैधानिक उपचार के अधिकार की, तो अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। इसके तहत मौलिक अधिकार को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, उसको इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर मौलिक अधिकार को छीने जाने का प्रयास किया जाता है राज्य के द्वारा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और हाई कोर्ट हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट हुआ, इसके लिए रिट जारी कर सकता है, तो रिट के बारे में मैं आगे बात करूँगा। इसके बाद ये सारी बातें हैं। फिर ये अनुच्छेद 21 जो मैं बात कर रहा था ना, 21, अनुच्छेद 21, तो इसके तहत ये सारे अधिकार फिर ऐड किए गए हैं बहुत सारे वाद के बाद। ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, ये 19(1) क के अंतर, मतलब 19(1) क में ही निहित माना जाता है, इसको भी उसी के अंतर्गत ये भी आता है। ये मैं आपको बताया हूँ, फिर से बताऊंगा आगे। ये जो अधिकार है, मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत उच्च न्यायालय को है। तो कौन कौन से रिट होते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के रिट में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।